हेलो एवरीवन। 70th मेंस दे रहे हैं, तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे हम लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स मेंस के लिए करवा रहे हैं। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कराएंगे। इसके साथ साथ क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड वो भी कोशिश कर रहे हैं करवाने का। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसका नोट्स मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। अभी न्यूज में चल रहा है कि एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में बोला है कि ऑथराइज किया हाई कोर्ट को कि आप अपॉइंट करो रिटायर्ड जजेस ऑन एडहॉक बेसिस टू हियर क्रिमिनल अपील्स वर्किंग अलोंग साइड सिटिंग जज। तो सिटिंग जज के साथ साथ क्रिमिनल अपील्स को सुनने के लिए, क्योंकि क्रिमिनल्स केसेस बहुत सारा हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग डेटा भी देखेंगे, उसको सुनवाई करने के लिए एडहॉक बेसिस पे। तो एडहॉक जज कौन होते हैं? वो जो जज जो रिटायर हो चुके हैं। तो देखो सबसे पहले बात इंट्रोडक्शन का नीड पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। एडहॉक जजेस आर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स मेड टू हैंडल द बैकलॉग ऑफ केसेज। तो क्यों नीड हुआ? बहुत ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेज है। तो पेंडेंसी ऑफ केसेज बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो डेफिनेटली ये श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से। इन द जुडिशरी दे आर टिपिकली रिटायर्ड जज अपॉइंटमेंट फॉर ए लिमिटेड टर्म टू असिस्ट द केस ऑफ एडजुडिकेशन। तो लिमिटेड टर्म के लिए जब भी आप परमानेंट जज नहीं होगा, टेम्परेरी जज होगा, तो लिमिटेड टर्म के लिए होगा। और किस चीज के लिए हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं? तो बैकलॉग ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस हो गए हैं, उसको लेके कर रहे हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? तो बिल्कुल है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहता है कोई चीज को लेके, तो आपको मेंशन जरूर करना है। जब आर्टिकल 224A को देखोगे तो वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू एड्रेस द जुडिशियल पेंडेंसी। साफ साफ लिखा हुआ है, तो जुडिशियल पेंडेंसी है ही, उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों नीड पर एडहॉक जज का, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ एडहॉक जज। ठीक है, व्हाई देयर इज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन एडहॉक जज, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो इंडिया में करीब 60 to 60 दोनों सही है, 60 to 62 लाख जो केसेज है वो पेंडिंग है। उस पेंडिंग केसेज में कुछ क्रिमिनल केसेज भी कंसर्न है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखोगे तो 63,000 जो है ना, कम से कम 63,000 के आसपास क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ठीक है, कर्नाटका में 20,000, पटना में 21,000 पटना हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में 8,000। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये कंसर्न है कि क्रिमिनल केसेस बढ़ रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया है। आप देखोगे उसके साथ साथ पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेंडेंसी के साथ साथ आप देखोगे तो जजेस की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, खासकर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 1122 जजेज होने चाहिए, उसमें 367 जजेज का वैकेंसी ही फुलफिल नहीं है। तो दो कारण है आप देखो जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस के दो कारण है। पहला तो आप देखो कि हाई कोर्ट के जजेज, मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेज ही कम है, जितने होने चाहिए उससे कम है, इसलिए एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट का बात हो रहा है। दूसरा बात क्या, इसी लेक्चर हम लोग देखेंगे, इसी लेक्चर में दूसरा पार्ट क्या देखेंगे कि कैसे आपको, देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में, अभी बताता हूं। हाँ, क्यों कॉलेजियम सिस्टम जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में क्यों डिले हो रहा है, रिफॉर्म की जरूरत है। ये सेकेंड टॉपिक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म की जरूरत है। तो क्यों जो हम लोग अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें क्या क्या लूप होल है वो आपसे पूछ सकता है। तो दोनों साइमल्टेनियसली टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्यों नीड है, तो ये पूरा आपको याद रखना है, ये मिल जाएगा। मोस्ट पहले आप ये कोशिश करो कि इसको लिख लो साथ ही साथ। तो देखो एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया कि एडहॉक जज का क्यों नीड है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट कोई नया प्रोसेस है, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, पहले दफा भी कर चुके हैं और बहुत अच्छा साबित हुआ है। पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हुआ, तो अब क्यों नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दें हम आपको, जस्टिस ओपी श्रीवास्तव का 2007 में अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए एडहॉक जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर अयोध्या टाइटल सूट केस के लिए। तो एक आप समझ इतना अच्छा केस है इसमें हुआ था और बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम रहा कि जजेस को अपॉइंट करने से, एडहॉक पर्पस से ज्वाइन करने के लिए, टेम्पररी पर्पस से ज्वाइन करने के लिए, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस गिरा है और बहुत अच्छी है बात है। तो आप, मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, एक दो एग्जांपल आप भी सर्च करके अलग से लिख सकते हो। अब देखो अर्लियर अपॉइंटमेंट हैज मेड, बता ही दिया, क्विक रिलीफ टू द पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडेंसी ऑफ केसेस में क्विक रिलीफ भी मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक नीड पे लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सिस्टम में रह चुके हैं, वो रिटायर्ड जज है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट आपसे पूछ सकता है, दो ही चीज पूछेगा। पहला कारण क्या है, तो कारण तो यही सब कारण है।
ठीक है। कारण क्या है कि भाई पेंडेंसी ऑफ केसेस है, अपॉइंटमेंट सही से नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, ऐसे टर्म्स आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ देखो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, 1998 में मोमेरेंडम और प्रोसीजर साइन हुआ था, आउटलाइन द डिटेल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। एडहॉक जज, यहाँ पे एडहॉक जज का ऑलरेडी बात हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बात हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑलरेडी साइन हो चुका है, कैसे प्रोसेस होगा 1998 में। तो इसमें होता क्या है, रिटायर्ड जज जिसको अपॉइंट करना है उनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, उनका कंसेंट और प्रेसिडेंट का कंसेंट। तो उनका कंसेंट लिया जाएगा, कौन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसेंट लेंगे और उनका नाम जो है ना फॉरवर्ड किया जाएगा उनके अपॉइंटमेंट डिटेल के साथ, किसको, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को। स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो होते हैं, उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हेड करते हैं। और ये लिस्ट सीएम किसको भेजेगा, रिकमेंडेशन किसको भेजेगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर को। और यूनियन लॉ मिनिस्टर किसको कंसल्ट करेगा, किसको भेजेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइसेस फॉरवर्डेड टू पीएम। पीएम को क्यों, पीएम इज नथिंग बट, ये किसको हेड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं। और ये लोग मिलकर फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे इनका अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये दिस इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये ऐसे टॉपिक है ना जुडिशरी में आप पढ़ोगे ना तो एडहॉक आप छूट जाता है। जब भी आप जुडिशरी प्रोसेस पढ़ते हो तो आपसे एडहॉक जजेस टाइप जो टॉपिक है ना वो कहीं ना कहीं छूट जाता है ना। बाकी आपका यहाँ पे हम 2 मिनट का समय लेंगे, यू कैन स्किप, अगर आगे भी आप बढ़ा सकते हो आपके हाथ में। ये 2 मिनट का समय हम ये लेंगे कि हमारा ऑलरेडी 71 के लिए 70th के लिए फ्री इनिशिएटिव है, कंप्लीट इनिशिएटिव है, कोई 70th के लिए कोई बैच नहीं हमारा, ये इसलिए कंप्लीट है। 70th के लिए इससे भी हॉलिस्टिक वे में, क्योंकि 70th के लिए टाइम कम था हमारे लिए, 71st के लिए और भी हॉलिस्टिक वे में हम करा रहे हैं। बच्चों का खुद का आंसर राइटिंग हो रहा है, मतलब उनका जो नोट्स बन रहा है वो आंसर राइटिंग की तरह हो रहा है। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इवन करंट अफेयर्स में भी दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल टॉपिक स्टैटिक में तो दे ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में उसी तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं, सो दैट कि हॉलिस्टिक वे में हो, पूरा माइक्रो लिस्टिंग करके एक एक टॉपिक को नोट्स बनाया जा रहा है बच्चों का, और बहुत अच्छे तरीके से, जिसका बहुत कम प्राइस में। आप देखोगे परिश्रम बैच हमारा ऑनगोइंग बैच है, जो हम 4875 में प्री प्लस मेंस में हम GS1 GS2 विथ करंट अफेयर्स, मेंस करंट अफेयर्स अभी से करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद कराएंगे, अभी से ही करा रहे हैं, ऑलरेडी लेक्चर जा चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे प्रीलिम्स में भी हम लोग करंट अफेयर्स करा रहे हैं, पूरा स्टैटिक करा रहे हैं, और हर एक लेक्चर के लास्ट में हम मोर देन 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं क्लास में ही, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप आराम बैच देखोगे तो ये प्रीलिम्स के अलग का बैच है, और मेंस अलग लेना चाहते हो तो ये भी अलग का बैच है, ये कंबाइंड बैच है। मैं प्रेफरेंस इसी को दे रहा हूं बच्चों को, क्योंकि ये इसमें आप होलिस्टिक वे में पढ़ोगे। बाकी ये दोनों बैच भी आप ले सकते हो, किसी का प्री हर्डल है तब भी आप ले सकते हो, किसी का प्री अच्छा जा रहा है मेंस में हर्डल है तो ये भी ले सकते हो, कुछ नहीं है, दोनों तीनों सेम ही है, तीनों में लेक्चर्स के डिमांड अलग अलग है, ठीक है। बहुत कम प्राइस में आप इसको, ये दोनों बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी ऑनगोइंग है, 7 से स्टार्ट हो चुका, आप इंक्वायरी ले सकते हो, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखो अब नेक्स्ट जो है ना, इंडियाज नाइबरहुड बिल्कुल पूछ सकता है, पड़ोसी देश के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम आया है, पास्ट में इंडिया ने कुछ स्टेप लिए थे, लेकिन प्रेजेंट में जो है ना चीजें वो डिटोरिएट हो गया। तो पास्ट में क्या स्टेप लिया इंडिया ने, अभी का क्या सिचुएशन है, ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंडियाज रोल इन नाइबरहुड, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली तैयार हो। अब इंडिया ने डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में बहुत हेल्प किया, मतलब डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश किया है बहुत सारे कंट्री में, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। बांग्लादेश का देखोगे 2008 में, 1971 में तो लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश किया, लेकिन जब बांग्लादेश का 2008 का समस्या देखोगे तो हम 2 पॉइंट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे, अगर नाइबरहुड में पूछ जाएगा बहुत सारे कंट्री के बारे में लिखना है, तो 2 पॉइंट पे हम इसको कंप्लीट करो। एंड ऑफ मिलिट्री रूल इन 2009 बाय इंडियाज एफर्ट एंड शेख हसीना बिकेम पीएम बाय इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय इंडियाज MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो इंडिया का जो विदेश मंत्रालय है उनके एफर्ट से, प्रणब मुखर्जी थे उस समय में, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना, सिर्फ इंडिया मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स लिखना, MEA मत लिखना, पूरा लिखना। इसमें क्या किया 2009 में इंडिया ने क्या एफर्ट किया कि वहां पे मिलिट्री रूल को खत्म किया और फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाया वहां पे बांग्लादेश में। इसके कारण ही शेख हसीना पीएम बनी। अभी जो सिचुएशन है पीएम को वहां से भागना पड़ा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिया का ही एफर्ट था जो मिलिट्री रूल को खत्म किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन वहां पे कराया, ठीक है। उसके साथ साथ इसके कारण क्या हुआ कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हुआ। ऑब्वियस सी बात, आपका जो पड़ोसी देश है, वैसे भी बांग्लादेश इंडिया का लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन से लेके बाउंड्री रिलेशन
रिलेशन से लेके हर एक कल्चरल रिलेशन हमारा है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल भी आप देखते हो, बंगाल दैट वाज वही बंगाल है जो आज के डेट में बांग्लादेश और हमारा बंगाल है, ठीक है, जो भी असम वगैरह है। तो हमारा एक कल्चरल लिंकेज भी है, तो बहुत नेसेसरी हम अपने कल्चर को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे लेकिन अभी आप देखोगे तो डिटोरिएट हो गया, आगे डिस्कस करेंगे। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल हुआ, ट्रेड पर्सपेक्टिव के, कल्चरल पर्सपेक्टिव से, हर एक पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ, लेकिन अभी बेकार है। तो ये पहले का 2008 का स्टेप है इंडिया का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट और प्रेजेंट, तो हम पास्ट बताएंगे तभी तो प्रेजेंट बताएंगे, तो इसलिए द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में क्वेश्चंस लिखा होता है, ठीक है। हमने दिखा भी कैसे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में क्या हुआ कि आप देखो इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल किया श्रीलंका के एलटीटी को डिफीट करने में। वहाँ पे एक संगठन था, ठीक है, जिसका था एलटीटी था लिबरलाइजेशन ऑफ टाइगर, तमिल टाइगर इलाम करके था। वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे हर्डल कर रहा था, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश नहीं होने दे रहा था। तो इसको डिफीट करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब इसके कारण क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा हाल तक, ठीक है। जब तक वहाँ पे क्राइसिस नहीं हुआ तब तक बहुत अच्छा रिलेशन रहा इंडिया के साथ श्रीलंका का। इंडिया श्रीलंका आपको पता है रामायण सर्किट वगैरह से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, तो श्रीलंका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ देखोगे मालदीव, तो मालदीव में जब देखोगे तो इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था मालदीव में। वहाँ पे जो बहुत सारा कूप वगैरह हो रहा था, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज किया इंडिया, ठीक है। तो भारत का कहीं ना कहीं मालदीव का जो तख्ता पलट में उसमें बहुत ज़्यादा रोल ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू इंडिया ने किया, इंटरवेंशन किया। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या था कि वहाँ पे फर्स्ट टाइम मल्टी पार्टी इलेक्शन जो हुआ था 2008 में, वो इंडिया ने ही इंश्योर किया। जो 30 साल का ऑटोक्रेटिक रूल था, ऑटोक्रेटिक रूल को इंडिया के स्टेप से ही वहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म किया गया। ये एक अच्छा, तो आप अपने नेबरहुड के लिए कैसे काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया इस चीज़ को इंश्योर करता है। तो हर एक कंट्री के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब इंडिया प्ले क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग डेमोक्रेसी इन मालदीव। तो देखो मालदीव में भी इंश्योर किया, बांग्लादेश में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किया, श्रीलंका में भी इंश्योर किया। तो कहीं ना कहीं आपको जानने की जरूरत है, यही पास्ट है, ठीक है। अब देखो म्यांमार में आप देखोगे तो 2010 का इलेक्शन जो है ना, वो एंड किया मिलिट्री रूल, जो पिछले 2 डिकेड से 20 साल से मिलिट्री रूल वहाँ पे चल रहा था। तो इंडिया के प्रयास से ही वो खत्म हुआ, वहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्शन हुआ। तो अब देखो म्यांमार आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या था, जो आंग सान सू जो है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की थी और ये उनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया और इनको छुड़ाया, फिर वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह करवाया। ये आप प्रमोट किया डेमोक्रेसी। तो इंडिया खुद डेमोक्रेटिक है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को समझता है, डेमोक्रेटिक को समझता है, और उन्होंने इस चीज़ को किया है म्यांमार में भी। तो ये हो गया। पाकिस्तान का भी लिख सकते हो, 2007 में इंडिया ने वहाँ पे मिलिट्री रूल के बाद एक इलेक्शंस वगैरह स्टैब्लिश किया। ये एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। अब देखो अब करेंट सिचुएशंस क्या है, यही चैलेंजेज है। तो करंट सिचुएशन और चैलेंजेज अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया के नेबरहुड में क्या क्या चैलेंज है, डेफिनेटली इस चीज को आप लिख सकते हो। अगर करंट सिचुएशन भी पूछेगा तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंशन है प्रेजेंट और पास्ट। तो इसी चीज को हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिचुएशन देखो, तो शेख हसीना गवर्नमेंट कोलैप्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत सारे कारण थे, उसमें से जो मेन कारण था डेमोक्रेसी डेफिसिट हो गया, क्योंकि वो मनमाना तरीके से लास्ट टाइम में सरकार चला रही थी। वहां पे इकोनॉमिक डाउन टाउन हो रहा था, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वगैरह का पॉलिसीज था, इश्यूज था। तो ये आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो रिसेंट में। और इसके कारण क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चैलेंजेस, जो हम आपको चैलेंजेस बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कैसे चैलेंज हुआ, जो इंडिया 2008-9 में हेल्प किया था, वहां पे इंश्योर किया था एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो कहीं ना कहीं 15 साल बाद पार्टनरशिप खत्म हो गया और इंडिया का कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो गया रिलेशंस। इस बात को भी समझना है, ठीक है। श्रीलंका क्राइसिस में क्या हुआ कि वहां का जो प्रेसिडेंट था गोताबाया, वो प्रोटेस्ट हो रहा था, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बीच में ये क्या हुआ, भाग गए, ठीक है। और वहां ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ, तो वहां पे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रहा था, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड, जो बहुत नीड गुड्स है, जैसे डेली गुड्स है, मिल्क हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको जो भी कंजम्पशन गुड हो गया, वो सब में शॉर्टेज हो रहा था। और पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, जिसके कारण वहां पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ और वो भाग गए बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया इस सिचुएशन में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि उनको $4 बिलियन का हेल्प किया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था इंडिया का। अब मालदीव टाइम इंडिया ने मिस स्टेप ले लिया, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, देखो न्यू दिल्ली मिस स्टेप दैट अफेक्टेड इन
तो ये क्या मिस स्टेप था, तो ये आपको मालदीव्स के में दिखेगा। मालदीव्स के जो अभी प्रेसिडेंट है वो इंडिया को लगा वो नहीं जीतेंगे, मिस कैलकुलेटेड हो गया, उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं हुआ, इसलिए आप हाल ही में 2023-24 में आपने सुना होगा कि मालदीव्स जो डेस्टिनेशन था इंडिया के लिए, बहुत सारे लोग टूरिज्म के से पर्पज से जाते थे वहां, तो मोदी जी के एक स्टेप ने और एक स्टेटमेंट ने लोग लक्षद्वीप के तरफ शिफ्ट करने लगे। और मालदीव्स क्या हुआ, कहीं ना कहीं टूरिज्म उनका बहुत ज़्यादा उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ स्टार्ट हो गया। फिर बाद में उन्होंने रिलेशन भी ठीक किया, लेकिन ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए लोग ऐसा क्यों कर, मालदीव्स ऐसा क्यों कर रहा है। तो चाइना इनको ब्लैंक चेक पॉलिसी दे रहा है, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना बोलता है कि एक एरिया दे दो, हम पोर्ट डेवलप करेंगे और आपका रेवेन्यू बढ़वाएंगे, उस एवज में एक लैंड ले लेता है, एक स्पेस ले लेता है, और आप इतना ज़्यादा पैसा उस कंट्री को वापस नहीं कर सकते, तो जो आप गिरवी लियो आपको देना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, मालदीव इसमें फंस रहा है। तो इंडिया मिस कैलकुलेटेड किया इस टाइम में, इसलिए प्रेजेंट प्रेसिडेंट के साथ बहुत दिन तक रिलेशन अच्छा नहीं था, हाईलाइटिंग द मेजर लूपहोल इन इंडियाज नेबरहुड स्ट्रेटजी। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो ये आपको मेंशन करना है। जब आप म्यांमार में देखते हो तो म्यांमार में वहां डेमोक्रेटिकली एस्टैब्लिश हुआ इलेक्शन वाले, लेकिन 2021 में फिर जो वो ये नाम नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, ऑंग सैन सू जो है, इनका फिर से इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 2020 में इलेक्शन हुआ, 2021 में फिर से इनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना मिलिट्री जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। खासकर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पाकिस्तान में भी दिखेगा, म्यांमार में भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो चाहते ही नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, क्योंकि इंडिया का प्रयास रहता है डेमोक्रेसी दे, सो डैट कि अच्छा रिलेशन हो। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं म्यांमार के केस में कॉम्प्लेक्स डायलामा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया बिलीव करता है डेमोक्रेसी में, और वहां अगर मिलिट्री रूल आ गया तो मिलिट्री रूल हो गया, तो इंडिया का थॉट नहीं, अगर मिलिट्री रूल को सपोर्ट कर रहा है तो बाद में डेमोक्रेसी आएगा, तो डेमोक्रेसी का जो उनका फीलिंग है वो खत्म हो जाएगा, उनका जो सोच है उसके अगेंस्ट आप काम करो। अगर आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करो तो अभी जो गवर्नमेंट मिलिट्री वाला है, मिलिट्री रूल जो चल रहा है, उसमें आप कहीं स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे अपने पास साथ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना पर्सपेक्टिव से देखोगे तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। अफगानिस्तान में भी क्या हुआ, 2021 के आसपास जैसे ही यूएस ने अपना फोर्स वापस लिया तो वहां पे तालिबान रिटर्न हो गया, और इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था एनर्जी सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ इंडिया का। तो दीज आर द करेंट सिचुएशन, दीज आर द चैलेंजेस व्हिच हैज टू बी कंसीडर्ड बाय इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना। अब आपको बताया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ लूपहोल है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। जब आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट का देखते हो तो आप देखो जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब मैंने बताया था 60 to 62 लाख जो केसेज है वो अप्रैल 2024 तक पेंडेंसी है केसेस का, ठीक है। तो आप समझो वहां पे 62 लाख लिखा है, यहाँ 60 लाख लिखा है, बहुत सारे डेटा का बहुत सारा रहता है, कोई एडीआर का रिपोर्ट होता है, तो इस बात को नहीं टेंशन लेना है, सब सही है, ठीक है। 30% जुडिशियल जो है वैकेंसी है हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं ये पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ाता। तो आपसे पूछ सकता है कि क्यों रिफॉर्म का जरूरत है, तो रिफॉर्म का जरूरत इसलिए है क्योंकि जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा, इसलिए नीड है, ये आपका पहला बात होना चाहिए। उसके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम के अंदर बहुत सारा निगेटिव पॉइंट भी है, क्रिटिसिज्म भी है। कैसे? कॉलेजियम सिस्टम जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, मतलब इंडिया में जजेस देमसेल्फ अपॉइंट, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जजेस अपॉइंट देमसेल्फ, खुद को अपॉइंट करते हैं, खुद का नाम रिकमेंड, नेक्स्ट जज कौन होगा वो रिकमेंड खुद ही करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, आप किसी को इंक्लूड नहीं करो, बाहर वाले को, किसी एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड नहीं करो, किसी पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह को इंक्लूड नहीं करो, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। उसके साथ साथ नेपोटिज्म भी देखा गया, कभी कभी नेपोटिज्म बिल्कुल प्रीवियसली देखा गया, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर कोई ए आदमी बी से बड़ा है तो सीनियरिटी के हिसाब से इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, इनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए, बी को मिल जाता है। तो ये भी देखा गया कि मोस्ट फेवर कौन होता है, जो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड और 4 जज मिलकर रिकमेंड करते हैं चीफ जस्टिस, नेक्स्ट चीफ जस्टिस को। आप देखो कहीं ना कहीं इसमें यही होता है कि फेवरेटिज्म आ जाता है। तो आप वर्ड लिख सकते हो, कॉलेजियम सिस्टम में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ रहा है, तो ये वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ एनजेक जो आया था, एनजेक 2015 में आया था, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए लॉ बनाया गया था इसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, तो उनको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, बोला नहीं पहले से कॉलेजियम सिस्टम है तो आप क्यों एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो। लेकिन आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम कहीं मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ना मेंशन है ना डिफाइंड है। तो आप कॉलेजियम सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया गया, बहुत सारे जज का, सुप्रीम कोर्ट का केस 1, केस 2, जज केस 2, केस 3 हुआ है, ऐसे 3 केसेस बस के थ्रू हम लोग को कॉलेजियम सिस्टम मिला है। लेकिन एक बात समझो कि लॉ कौन बनाएगा? लॉ मेकर तो पार्लियामेंट है, लेकिन आप कॉलेजियम सिस्टम आप डाल के आप जुडिशरी कह रहे हैं इसी के थ्रू जज अपॉइंटमेंट होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने पावर का एक्सेसिव यूज हो, आप कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हो सेपरेशन ऑफ पावर को। तो ऐसे वर्ड आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं आप सेपरेशन ऑफ पावर को कर्टेल कर रहे हो, इस बात को समझना है, ठीक है।
उसके साथ साथ कलिज्म नहीं मेंशन, आप देखो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। क्यों इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि देखो आप देखोगे जनरल जो है ना, जनरल कैटेगरी ऑलमोस्ट 80% ऑफ जजेस जो है ना वो जनरल कैटेगरी से, उसके साथ साथ 11% ही ओबीसी है, लेकिन ओबीसी का जनसंख्या सबसे ज्यादा है देश में, लेकिन जजेस 11% है। एससी देखोगे 2.8%, एसटी देखोगे सिर्फ 1.3% ही है, इनकी जनसंख्या भी ज्यादा है एज पर द 2018 से लेकर 2022 तक। ये भी एक प्रॉब्लम है। जब वीमेन का बात करें तो वीमेन जो है ना ओनली 13% वीमेन है इंडिया में, जो 13% वीमेन जो है जजेज है हाई कोर्ट में, सिर्फ वीमेन है, और बाकी सब देखो 100% में सिर्फ 13% वीमेन जज है हाई कोर्ट में, और वो नंबर 107 क्या मतलब 1122 हमने आपको दिखाया, 1122 में सिर्फ 107 जो जजेज है वो वीमेन है। और सुप्रीम कोर्ट का हाल देखोगे तो टोटल 33 जज, उसमें सिर्फ 4 जज वीमेन है। तो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, आप सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रहे हो, तो ये आप बता सकते हो। इंडिया क्या फॉलो करता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कौन फॉलो करता है, पार्लियामेंट फॉलो करता है। लॉ मेकर पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव इज लॉ मेकर, लेकिन जुडिशरी अपना पावर एक्सेसिव पावर कर रहा है और कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रहा है, तो आप लिख सकते हो। अब कुछ इंटरनेशनल मॉडल ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, ये भी आप बिल्कुल लिख सकते हो। हम एक बता देते हैं, वो है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन है, जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। कैसे एडवाइस करता है, इसके अंदर कौन कौन रहता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस रहते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, लॉ प्रोफेसर रहते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यही तो नीड है। ऐसे इंडिया भी एनजेक लाया था। एनजेक में क्या था, सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लॉ मिनिस्टर्स थे, 2 इमिनेंट पर्सन थे। जब इतने सारे मेंबर एजुकेटिव के भी आएंगे, लेजिस्लेटिव के भी आएंगे, जुडिशरी के आएंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो इस बात को समझो, ये बहुत नेसेसरी है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर द हिंदू में हमने कोशिश किया कवर कराने का, ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा तो डू लेट मी कॉमेंट कि हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसको टाइम लगता है बनाने में, एक एक चीज को पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। और अगर आप 71st के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।